नमस्कार, हमारे न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मीडिया दस्तक डिजिटल मीडिया की दुनिया में जाना पहचाना नाम है। पिछले 9 सालों के सफर में मीडिया दस्तक के विजिटर 1 करोड़ होने वाले हैं। आज हमारे साथ मीडिया दस्तक न्यूज नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर संपादक अशोक श्रीवास्तव जी जुड़े हैं। आइए इनसे बात करते हैं। मीडिया दस्तक को इन्होंने इस मुकाम पर लाया है, इन्होंने क्या सोचकर किया था और इतनी ऊंचाइयों पर ये कैसे लाए। सर, हमारे ऑडियंस को बताइए, अपने मीडिया दस्तक 1 करोड़ होने वाले हैं, 90 लाख से अधिक पाठक हो चुके हैं आपके, और मीडिया दस्तक दुनिया के कई देशों में देखा जा रहा है। काफी आपको भी थोड़ा प्राउड फील हो रहा होगा। हमारे ऑडियंस को बताइए, आपने कैसे इस मुकाम पर लाए। देखिए, कोई बहुत प्राउड फील करने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये हमारे लिए चमत्कार नहीं है। हम बहुत कड़ी मेहनत करके सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलते हुए 9 सालों के बाद हमें यह मुकाम हासिल होने जा रहा है। अब मीडिया दस्तक 1 करोड़ पाठकों वाला एक बहुत बड़ा ग्रुप बनने जा रहा है। विश्व के कई देशों में हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित की हुई खबरें पढ़ी जाती हैं, सराही जाती हैं, देखी जाती हैं, हमारे वीडियोस देखे जाते हैं। सबसे पहले ये जो आपने बताया कि अभी 1 करोड़ विजिटर होने वाले हैं, 2 महीने का सफ़र और बाकी है, और उससे पहले ही शायद 1 करोड़ विजिटर्स वाली वेबसाइट मीडिया दस्तक न्यूज़ नेटवर्क बन जाएगी। लेकिन इससे पहले हम अपने सभी कर्मयोगी पत्रकार साथियों को और विज्ञापनदाताओं को, मीडिया दस्तक के न्यूज़ के पाठकों को हम हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां देना चाहेंगे कि वे शुरू से हमसे जुड़े, हम पर भरोसा किए, हमारी न्यूज़ को अपने मानकों पर खरा पाए और आज तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमको उन्होंने समय समय पर उत्साहित किया, समय समय पर सहयोग किया, हमारा हौसला बढ़ाया, जिसके नाते सच्चाई और ईमानदारी, निष्पक्षता और निरंतरता के रास्ते पर हम चल करके इस मुकाम को हासिल करने जा रहे हैं। सर, हमारा अगला क्वेश्चन ये है, आपने मीडिया दस्तक जब आपने चालू किया था तो उस समय सर अखबार का ज़माना था और लोग काफ़ी अखबार ही पढ़ते थे, और आपने ऐसा क्या सोच लिया, आपने क्या ऐसा सपना देखा कि आज सर इस मुकाम पर आपने मीडिया दस्तक को लाया। उस समय तो अखबार चलते थे, कैसे सर, हमारे ऑडियंस को बताइए। देखिए, ऐसा है, बताना यह है कि अखबार तब भी चलते थे, आज भी चल रहे हैं और कल भी चलेंगे। लेकिन ये जो पूरे देश में डिजिटलाइजेशन बहुत तेज़ी से बढ़ा है, स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको उत्साहित किया है, प्रोत्साहित किया है और तमाम ऐसे प्रोजेक्ट और ऐसी योजनाएं लॉन्च किया है। भारत सरकार की जितनी योजनाएं हैं सब डिजिटल हो चुकी हैं, बैंकिंग पूरा डिजिटल हो चुका है, जीवन बीमा पूरा डिजिटल हो चुका है, एजुकेशन और जो है स्वास्थ्य सब कुछ डिजिटल हो चुका है। ऐसे में पूरी दुनिया की डिमांड है कि समाचारों की भी एक डिजिटल दुनिया होनी चाहिए। और जब फेसबुक का समय आया, लोग फेसबुक पर अपने विचार व्यक्त करने लगे, हालांकि गंदे विचार भी आते थे उस पर उस वक्त, तो मुझे समझ में आ गया कि आने वाला वक्त बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आ रहा है। और ये अखबारों की जो कागज़ पे छपने वाले समाचारों की दुनिया है, ये कभी न कभी कमज़ोर होगी, और ये जितना ही कमज़ोर होगी उतना ही ज़्यादा डिजिटल मीडिया का वक्त बेहतर आता जाएगा और इसका प्लेटफार्म बड़ा होता जाएगा। आने वाले दिन में इंटरनेट का डेवलपमेंट होगा और पूरी दुनिया समाचारों को और तमाम जानकारियों को इंटरनेट के ही माध्यम से तलाशने का प्रयास करेगी। तो मुझे उस सुखद भविष्य का अंदाज़ा लग गया था। शुरुआत के दिनों में मैंने मीडिया दस्तक की शुरुआत, ये खूबसूरत नाम बहुत अच्छे समय से आ गया था विचार में, तो इसकी शुरुआत फेसबुक से करी थी। फेसबुक पर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि केवल 1 महीने में 2 लाख लोग जुड़ गए थे फेसबुक पर। तो हमें लगा कि इसको बढ़ाया जा सकता है। तो इसके बाद जब लोकप्रियता को बढ़ते हुए हमने देखा, और हमारे फेसबुक पर ही कई राज्यों के लोग जुड़ गए, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, गुजरात, तमाम जगह से जागरूक पत्रकार जो सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलने में यकीन करते थे, उन्होंने फेसबुक पर हमारी प्रोफाइल देखी, हमारे समाचारों का प्रस्तुतिकरण और संपादन का तौर तरीका देखा, हमारी बोल भाषा शैली देखी, तो उनको लगा कि मीडिया दस्तक से हमें जुड़ना चाहिए। खटाखट लोग जुड़ते गए, मेरा उत्साह बढ़ा। फिर जब विस्तार होने लगा तो हमने कुछ एक्सपर्ट से बात की, चार्टर्ड अकाउंटेंट से बात किया और इसको लीगल प्लेटफॉर्म पे लाने का प्रयास किया। तो हमने एक कंपनी बनाई, मीडिया कंपनी, जिसका नाम रखा गया मीडिया दस्तक न्यूज़ नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड, और आरओसी कानपुर से हमने इसका रजिस्ट्रेशन कराया। और अब आप समझ रहे हैं कि 8 सालों का सफ़र पूरा करने के बाद
मीडिया दस्तक के 1 करोड़ पाठक होने वाले हैं। कहने में भी मज़ा आ रहा है और सुनने में भी मज़ा आ रहा है, लेकिन संघर्षों के वो दिन हमें याद है। हम रात के 1:30 2-2 बजे रात तक जाग करके दिन भर में 15-15 16-16 घंटे सोने का टाइम और नित्य क्रिया से निवृत्त होने का टाइम निकाल दिया जाए तो हमारे पूरे समय कंप्यूटर पे बीतते थे, समाचारों के एडिटिंग में बीतते थे, पत्रकारों से बातचीत करने में बीतते थे और मैनेजमेंट और बिजनेस भी मुझे ही देखना पड़ता था। आज तो टीम हो गई है, खैर लोग मदद भी सर क्या उस समय भी क्या आपके पास टीम थी जो मतलब एडिट करना, लगाना खबर को, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है सर, तो क्या आप खुद अकेले ही करते थे कि आपके साथ टीम भी थी सर? देखिए, बहुत अफसोसजनक सवाल है ये। जब भी मुझसे कोई पूछता है तो मैं मानसिक तौर पर डिस्टर्ब हो जाता हूँ, इसलिए कि मैं पत्रकारिता में मेरा सफ़र 30 साल पुराना हो गया। मीडिया दस्तक भले 9 साल का हो गया, लेकिन मुझे बहुत दुख है पत्रकारिता के क्षेत्र में जो नई पीढ़ी आई है वो बिल्कुल लिखना पढ़ना नहीं जानती, चाहती भी नहीं है, सीखना भी नहीं चाहती। इतने गलत रास्ते पर है जहां पत्रकारिता का न कोई सम्मान है, न कोई गौरव है, न कोई उपलब्धियां हैं, कुछ भी नहीं है, बस टाइम पास है। और कहीं गोदी मीडिया, कहीं दलाल, कहीं कुछ इतने गंदे गंदे शब्दों से नवाजा जाता है पत्रकारों को आजकल कि सुनने से शर्म आती है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जब से हमने शुरू किया ये सफ़र, मुझे मेरे साथ काम करने वाला 1-2 अदद पत्रकार भी ऐसा नहीं मिला कि जिसकी क्वालिटी इस तरह से हो कि जिसको खबरों का संपादन, खबरों को निरीक्षण करके उस पर वेबसाइट पे ऑनलाइन करने का मैं अधिकार दे सकूं। मुझे जितना अपनी प्रगति पर गर्व होता है या खुशी होती है कि सबके सहयोग से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, उतना ही ज़्यादा अफसोस होता है कि पत्रकारिता के क्षेत्र में जो नई आई हुई पीढ़ी है वो किसी काम की नहीं है, वो उसका कोई उद्देश्य नहीं है, वो कहीं नहीं पहुंचना चाहती है। बस एक मैजिक की तरह उसका सफ़र शुरू हुआ, ग्लैमर देख करके कि फलाने पत्रकार को इतना सम्मान मिलता है, उनके पास इतना पैसा है, ये है वो है, ये देख करके लोग आ जाते हैं, उनके पास गाड़ी है, मकान है, बैंक बैलेंस है, लेकिन जब वो अंदर आते हैं तो उन्हें मालूम होता है कि पत्रकारिता सेवा है, मिशन है। जो लोग पैसे के लिए आ जाते हैं वो फिर वसूली में लग जाते हैं, मुझे बहुत स्पष्ट रूप से कहना है, कोई गुरेज नहीं है। और जब वसूली करने लगते हैं तो उनके स्वाभिमान में गिरावट आती है, उनका ज़मीर गिर जाता है, जगह जगह पर उनके सौदे किए जाते हैं, समाचार छापने और छिपाने के लिए उनको पैसे मिलने लगते हैं। इस तरह से पत्रकारिता हर जगह, हर बिंदु पर, हर कदम पर बिक रही है, टूट रही है, मर रही है, निष्प्राण हो रही है। सर, अभी आपने कहा कि खबर छापने के लिए पत्रकार पैसे लेते हैं, सर आपकी इनकम कहाँ से आती है? सवाल बहुत अच्छा है। जब से मैं पत्रकार हूँ उससे पहले से मैं व्यापारी हूँ। व्यापारी का मतलब ये कि अपना परिवार, अपना पेट चलाने के लिए, अपना छोटा सा परिवार का खर्चा चलाने के लिए हमने शुरू से ही कोई न कोई बिजनेस किया। शुरुआती दिनों में मैं ट्यूशन पढ़ाता था, स्कूलों में पढ़ाता था, उसके बाद पीसीओ स्टेशनरी की दुकान थी हमारी, मोबाइल की दुकान थी हमारी। फिर उसके बाद ग्रामीण क्षेत्र में रहता था तो बस्ती शहर में आ गया तो मैंने आयुर्वेद की प्रैक्टिस शुरू की, उसके तमाम जानकारियाँ ली, एक छोटी मोटी डिग्री भी उसमें इकट्ठा हासिल किया और पिछले 15 सालों से मैं आयुर्वेदिक दवाओं का व्यापारी हूँ। मैं भगवान के सामने कभी झुकता हूँ, सर झुकाता हूँ, अगरबत्ती जलाता हूँ, मंदिरों मस्जिदों में जाता हूँ तो मैं ये नहीं मांगता कि हमारे अकाउंट में 1 करोड़ रुपये आ जाए। मैं उनसे मांगता हूँ, हे भगवान, जिस तरह से मेरा स्वाभिमान आज तक सुरक्षित है उसी तरह से आगे भी सुरक्षित रहे, मेरा परिवार चलता रहे और किसी के सामने मुझे अपना परिवार चलाने के लिए न मुझे कोई खबर छिपानी पड़े, न खबर छापनी पड़े और ना ही किसी का नुकसान करना पड़े। सर, आज डिजिटल मीडिया की दुनिया में मीडिया दस्तक का जो मुकाम है काफ़ी ऊंचाइयों तक है। आपकी आगे की क्या रणनीति होगी जब 1 करोड़ विजिटर आपके हो जाएंगे सर? देखिए, आगे सफ़र ऐसा नहीं कि आसान है और पीछे भी आसान नहीं था। हालांकि मैं हर मिनट को अपना चुनौतीपूर्ण ही मानता हूं और बहुत मुश्किलों भरा सफ़र चल करके हम यहां तक पहुंचे हुए हैं। 9 सालों के सफ़र में या यूँ कहें पिछले पत्रकारिता के 30 वर्षों के सफ़र में मेरे जैसे मुझे 5 साथी नहीं मिले हैं। पत्रकारिता की फील्ड कितनी फर्टाइल है, कितनी उपजाऊ है और किस तरह के पत्रकार इस समय आ रहे हैं, इससे इस बात का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि ये दुनिया का बहुत बड़ा न्यूज़ प्लेटफार्म हो जाएगा, लेकिन आने वाले दिनों में पत्रकार साथियों को और बड़े पैमाने पर
जोड़ा जाएगा। तमाम जगह के बायोडाटाज और सिफारिशें हमारे पास आज भी पेंडिंग हैं। उन सभी पत्रकार साथियों को अपने 9वें स्थापना दिवस पर सभी को हरी झंडी दूंगा, टीम बड़ा करूंगा, कुछ व्यापार भी बढ़ाने के बारे में सोचूंगा, लेकिन ये कितना बड़ा होगा ये नहीं बता पाऊंगा। निरंतर मेहनत करूंगा, सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलना जारी रहेगा और समाचार संपादन की गुणवत्ता, समाचार लेखन की गुणवत्ता, वीडियोज़ की सब कुछ इसी तरह बनी रहेगी। अभी तक न हम किसी दबाव और प्रभाव में आए हैं और न आगे आने वाले हैं। सर, आपने 9 सालों के सफ़र में काफ़ी सम्मान मिला है आपको सर, कहीं भी जाते हैं मैंने देखा है वो सम्मान आपने पाया है और पत्रकारिता क्षेत्र में आपका बहुत बड़ा नाम है, लोग आपको सम्मान बहुत देते हैं जैसा कि मैंने देखा सर। और बस्ती में काफ़ी चर्चा है आपकी और बस्ती की जनता आपको रवीश कुमार के नाम से जानती है। सर, आपको कैसा फील होता है, हमारे ऑडियंस को बताइए। आपने सही कहा। देखिए, सबसे कठिन काम क्या है ज़िंदगी में आपको बता दूं मैं। सबसे कठिन काम है एक अच्छा इंसान बनना। बहुत तकलीफ़ होती है, ऐसे रास्तों से चलना पड़ता है कि आँख से आंसू आ जाते हैं। बहुत कठिनाइयों का दौर झेलना पड़ता है। तिनका तिनका इकट्ठा होता है तब व्यक्तित्व बनता है। एक एक मिनट का आचरण, बोल, भाषा, पहनावा, सामने वाले के साथ व्यवहार, आपका सोशल स्टेटस, आपकी दिनचर्या, सब कुछ लोग जानते हैं कि मॉनिटर नहीं होता है। यही पब्लिक है, यही सोसाइटी है जो नज़र रखती है बराबर कि अगला क्या कर रहा है, मेरे जैसे लोगों पर ख़ास तौर से उसका आचरण क्या है और उसकी बोल भाषा क्या है, उन्होंने मिस्टर एक्स के साथ, वाई के साथ कैसा व्यवहार किया, सोसाइटी के प्रति उनका क्या नज़रिया है, क्या कहने के लिए केवल ईमानदार हैं। ये सब सारी बातें ऐसा न जानिए कि आपको मॉनिटर नहीं किया जा रहा है, पब्लिक मॉनिटर करती है। और हमने तो तमाम अभिभावक भी बना रखे हैं डंके चोट पर इस बात के लिए कि मुझ पर नज़र रखो और मुझसे कोई गलती हो तो कान पकड़ के मुझे बताओ, इस बात का एहसास कराओ कि आपको गलती हुई है। मैं इतना जल्दी अपने आप को कंट्रोल कर लूँगा, शायद तो कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर पाएगा। रही बात सम्मान की, तो मैं बहुत अच्छी फीलिंग आती है मुझे, बड़ा गौरवशाली अनुभव है ये। आपने सच कहा, पता नहीं क्यों लोग मेरा सम्मान करते हैं इतना, इस बात का मैं भी पता नहीं लगा पाता हूँ। मैंने बहुत सादा जीवन जिया है और बिल्कुल भौकाल में विश्वास नहीं करता हूँ। मैं जितना हूँ उससे 10 गुना कम। हाँ सर, एक बात और, आप इतना साधारण में क्यों रहते जब आपका इतना स्टेटस इतना ऊंचाइयों पर है, लोग जानते भी हैं, काफ़ी सम्मान देते हैं। तो साधारण तरीके से रहते हैं, इतना स्टेटस है, इतना सम्मान करते हैं। करोड़पति व्यापारी हो या सम्मानित अधिकारी हो या समाज का कोई अच्छे स्टेटस वाला व्यक्ति हो, मेरे कहने से हर काम करने को तैयार रहता है। तो क्या करें हम, किससे दुश्मनी ले लें, किसका नुकसान कर दें, किसका गला काटते हैं हम। स्टेटस का और सम्मान का ये मतलब थोड़ी होता है कि हम किसी का जीना हराम कर दें। सर, आपने बहुत बढ़िया मैसेज दिया है। स्टेटस का मतलब ये होता है कि आप गंभीर रहिए, अपने ज़मीर में ताकत रखिए, किसी के आगे जो है जब तक आपकी काम करने की क्षमता है झुकने की और किसी के आगे मांगने की कोशिश मत करिए, देने की सोचिए, लेने की नहीं। जब आप ये सोचेंगे कि हमें देना है कुछ सोसाइटी को, परिवार को, देश को, समाज को, तो निश्चित रूप से आप एक बड़ा काम कर पाएंगे, एक बड़ी पर्सनालिटी बनेगी आपका, पूरी दुनिया आपको सलाम करेगी, आपके आगे अदब से झुकेगी, सर झुकाएगी। तो रही बात रवीश कुमार जो आपने कहा, मैं आपको कम शब्दों में बता देना चाहता हूँ। कहते हैं, लोगों ने मेरे सामने भी कहा इस बात को, लेकिन रवीश कुमार साहब एक बड़ा नाम है पत्रकारिता की दुनिया में, मैं भी सर झुकाता हूँ उनके आगे। लेकिन एक बात आपको मैं कहना चाहूँगा, जितने कम संसाधनों में मैंने जिया है, जिस तरह का साधारण जीवन मैं जीता हूँ और जिस तरह के अभावों में मैंने अपनी उम्र काटी है आज तक, उससे सैकड़ों गुना हाई स्टेटस और हाई लेवल रवीश कुमार जी का है। मेरा इतना होता ना तो मैं 50 रवीश कुमार पैदा कर चुका होता भारतवर्ष में। सर, हमने सुना था आपके ऊपर एक गंभीर धारा लगा था, उसमें मैं ये जानना चाहता हूँ और ऑडियंस भी जानना चाहते हैं, कैसी खबर थी और क्या आपने लिखा था जो आपके ऊपर धारा लग गया था? इतना सोशल और इतना ऊंचाइयों तक है, क्या हुआ था सर ऐसा हमारे? आपने पुरानी बात याद दिला दी। लगभग 5 साल हो गया ये जो सफ़र बीता है पिछला, इसमें हमको कई बार जान से मारने की धमकियां मिली हैं। मैं पुलिस कप्तान से मैंने संपर्क किया
छोटे मोटे मामले जो स्थानीय स्तर के थे ऐसे ही निपट गए। कई मामले अदर स्टेट से आए थे, खबरों को लेकर के दूसरे जगहों से, दूसरे राज्यों से धमकियां आई थी। सब निकल गया मामला, कहीं कोई ख़ास बात, बड़ी बात नहीं होने पाई, न कोई घटना हुई। लेकिन तकरीबन 5 साल पहले बस्ती के एक थाने में एक महिला के साथ बलात्कार हुआ था और उसके आरोपी कोई दूसरे नहीं, पुलिस वाले ही थे। वो महिला, बस्ती के मीडिया में कम संस्थान ऐसे थे जहां जाकर के उसने अपनी फरियाद न रखी हो, रो करके अपना दुखड़ा सुनाया। न पुलिस ने सुना, न पत्रकार ने सुना, न मीडिया संस्थानों में उसकी आवाज़ सुनी गई। वो रोते बिलखते अपने परिवार के साथ और कुछ ग्रामीणों के साथ हमारे दफ्तर में आई और उसने अपनी बात कहने से पहले ये कहा कि मीडिया दस्तक का बड़ा नाम सुना है, यहाँ नहीं सुनी जाएगी बात, तो फिर मैं वापस निराश होकर के घर चली जाऊँगी। हमने भी कहा अगर इसकी आवाज़ यहाँ से नहीं उठती है तो मैं भी समझूंगा कि हमारी पत्रकारिता किसी काम की नहीं है। मैंने उसको जांचा परखा, उससे साक्ष्य लिया और तमाम जो डॉक्यूमेंट्स थे उसके पास, जहाँ जहाँ उसने प्रार्थना पत्र दे रखा था, सबकी छाया प्रतियाँ लिया और उसकी खबर मैंने चलाया। तत्कालीन कप्तान बहुत नाराज़ हुए, पीआरओ से फ़ोन आया और तमाम पुलिस अधिकारियों के फ़ोन आया, तमाम थानाध्यक्षों के फ़ोन आए मेरे पास। 20 फ़ोन आया कि ये खबर हटा लिया जाए। हमने कहा खबर नहीं हटेगी। कहे तब समझ लीजिएगा, यहाँ तक धमकियाँ दी गई। हमने कहा मैं उसके लिए माइंड मेकअप किए रहता हूँ, तैयार रहता हूँ। और धारा मेरे खिलाफ लगाई गई। परशुरामपुर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था रंगदारी मांगने का। सीधे 10 साल का इस पे सज़ा है और बगैर किसी जांच पड़ताल के पुलिस को पहले इसमें मुझे अंदर कर देने का अधिकार था। जेल में चला जाता, जांच पड़ताल बाद में होती, इन्वेस्टिगेशन में न जाने क्या होता। फिलहाल मुकदमा तो दर्ज हो गया, लेकिन मैंने न कभी थाने पर फ़ोन किया, न मैं पुलिस कप्तान से मिलने गया। बहुत सीनियर पत्रकारों ने यहाँ कहा कि आपको कप्तान साहब जानते हैं, फलाने जाते हैं, ढिमकाने जानते हैं, आप जाइए अपनी बात कहिए और उनसे कहिए गलती हो गई, मैं अपनी बात वापस लेता हूँ। हमने कहा प्राण त्याग दूंगा, कभी ये बात नहीं कहूँगा, क्योंकि वो दलित महिला थी। मेरे ऑफिस में आकर के जिस तरह से उसने फूट करके रोया है, मैं पार्टी तो नहीं बन रहा हूँ कि उसके साथ जाकर के धरना प्रदर्शन कर रहा हूँ और जाकर के मंत्रालयों और मंत्रियों के यहाँ मैं चक्कर काट रहा हूँ। लेकिन हमारी कलम में जो इतनी ताकत है, मैं उस महिला को न्याय दिलाने के लिए लगाऊंगा और मैंने लगाया। FIR दर्ज हुआ। पुलिस के पास हमारी रिपोर्ट जाने लगी कि नहीं वो बहुत अच्छे आदमी हैं, कैसे दर्ज हो गया मुकदमा। मैंने एक भी फ़ोन नहीं किया। हमने कहा जब चाहो। मैंने कई बार LIU को फ़ोन किया, फ़ोन जितने आते थे मैं अपना मोबाइल, हमने लोकेशन सब ऑन किए रहते थे हमेशा और बताते थे कि ऑफिस में बैठा हुआ हूँ। न मैं ऑफिस में एक दिन छोड़ करके कहीं गया इधर उधर, न मैंने कोई शोर सिफारिश लगाई। बस DGP तक अपनी जाकर के बात मैंने गोरखपुर कही थी कि ये प्रकरण है। उन्होंने कहा अशोक जी आपने खबर लिखा तो अब कहाँ बीच में आप आ गए, आपके खिलाफ क्यों FIR हो गया। हमने कहा हो गया, आप जाँच करवा लीजिए कि मैं दोषी हूँ या आपकी पुलिस दोषी है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पूरे मामले की जांच हुई, इन्वेस्टिगेट हुआ और बस्ती पुलिस को बड़े फक्र के साथ मैं कहना चाहूँगा कि हमारी ईमानदारी, हमारा आचरण, हमारी सोच, हमारी संपादन की क्षमता और गुणवत्ता ने पुलिस को थूक के चाटने के लिए मजबूर किया। और जिस पुलिस ने बड़े गर्व और घमंड के साथ छाती चौड़ी करके हमारा सर झुकाने के लिए फर्जी मुकदमा मेरे ऊपर दर्ज कराया था, उसी पुलिस ने थूक करके चाटा कि मुझसे गलती हुई थी और मुकदमा वापस लिया। तो ऐसे बहुत दौर आए हैं, मैंने देखा है, बहुत उतार चढ़ाव आए हैं। न मैं घबराया हूँ, न आगे घबराऊंगा, न मैंने किसी के लिए पत्रकारिता की है, न मैं आगे किसी के लिए करूंगा। मैं सोसाइटी के लिए हूँ, जन सरोकारों की पत्रकारिता करता हूँ। पीड़ितों, दलितों, मजबूर, असहायों, कमज़ोर, बेचारों का मैं रवीश कुमार हूँ। वो कुछ भी समझ ले, मैं जीवन भर उनका साथ देता रहूँगा। मेरा इरादा पैसा कमाना नहीं है, मेरा इरादा है मीडिया दस्तक को एक बड़ा प्लेटफॉर्म बनाना और इतना दबंग प्लेटफॉर्म बनाना जिसकी कोई कीमत ना लगा सके। सर पता नहीं आप इतना रॉ मटेरियल कहाँ से लाते हैं, इतनी साहस, इतनी ऊर्जा, इतना आपने कठिनाइयाँ, इतना सामना झेला, किन मतलब आपकी जो आपने व्यथा बताई चैनल को हमको, उससे सर मैं भी भावुक हो रहा हूँ और मैं सल्यूट कर रहा हूँ आपको। और सर एक मैसेज और देना चाहूँगा कि मैं आपके सानिध्य में पत्रकारिता सीख रहा हूँ और इससे ज़्यादा सर मैं आपसे बात नहीं कर सकता। इसी के साथ सर नमस्कार, धन्यवाद सर, आपने चैनल को टाइम दिया।